अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में। आज 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने मुखातिब भी हुए वो कौम से। पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया कोरोना के केसेस के ऊपर। जो मुशीर सेहत हैं उन्होंने भी कुछ डिटेल बताई। खबर ये आई है कि पंजाब हुकूमत ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए 5 अगस्त तक मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स बंद करने का ऐलान कर दिया, जिसके फैसले का इत्तलाक अब से को 2 घंटे बाद यानी आज रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से अवाम से अपील की है कि ये समझें कि ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम के दौरान एहतियात ना की तो कोरोना वायरस के केसेस में दोबारा इजाफा हो सकता है, जिससे हमारी मईशत को नुकसान हो सकता है। तीसरी खबर ये कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात में 87% कमी आई है, और वो दुरुस्त कह रहे हैं। ताहम अब भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं है, ये भी वो दुरुस्त कह रहे हैं। उन्होंने हमें बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 माह के दौरान कोविड-19 से सबसे कम अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। 20 जून को 153 अमवात हुई थी, और उसका कंपैरिजन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली जो डेथ टोल है उसके साथ किया जाए तो 20 अमवात रिपोर्ट हुई, यानी कोरोना वायरस से अमवात में 87% कमी हुई है। लेकिन लॉकडाउन का ये जो अचानक 2 चीज़ें जुड़ी हुई हैं सवालात से हमारे, एक लॉकडाउन से मुतालिक है और दूसरी है अवाम की नॉन सीरियसनेस। लॉकडाउन के अचानक ऐलान ने ताजरों को बेहाल कर दिया है। सरापा एहतजाज हैं, वो हुकूमत की मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं और ये बात भी बता रहे हैं कि क्या ही अच्छा होता कि हुकूमत चंद दिन पहले इसका ऐलान करती, चंद दिन हमें मिलते, लोग शॉपिंग कर लेते और उसके बाद फिर चले जाते। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि इसी नॉन सीरियसनेस की वजह से ये जो 2 दिन के अंदर हमें दिखाई दिया, और ख़ास तौर पर आज के दिन जो हमें दिखाई दिया है, ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर जो हमने विजिट किया है, खचाखच लाहौर की मार्केट्स भरी हुई थी। किसी एसओपी का ना तो कोई इंतज़ाम था, ना ही उसके ऊपर कोई अमल दरामद किया गया था। आज हमने लाहौर को देखा, लाहौर टोटल चौक हो चुका हुआ था। पूरा माल रोड, लिबर्टी मार्केट, जितनी कमर्शियल एरियाज हैं खचाखच भरे हुए थे, तिल धरने को जगह नहीं थी। किसी भी शख्स ने किसी एसओपीज पर अमल नहीं किया। असल मामला यही हुआ है कि अवाम ने इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है, इसलिए स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ा है। और स्मार्ट लॉकडाउन का और कोई जिम्मेदार नहीं है, हम खुद अवाम जिम्मेदार हैं, और असल मामला है यही। दूसरा एक बड़ा यह मामला है वो ये है कि पुलिस जो है वो अपने तई अपना रूप दिखा रही है। दुकानदारों को गिरफ्तार कर ली है, और इसलिए नहीं गिरफ्तार कर रही कि एसओपीज पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, बल्कि इसलिए उनके ऊपर शरीफ दुकानदारों को जो मेहनत मजदूरी से अपना काम कर रहे हैं, जो एसओपीज के मुताबिक सुबह 9 बजे दुकान खोलते 7 बजे बंद करते हैं, या बेकरीज है तो वो रात 12 बजे तक या 9 बजे तक खुलनी थी, वो उस वक्त तक को टाइमिंग को सख्ती से अमल करते हैं। उनको गिरफ्तार करते हैं, उन पर एफआईआर दी जाती है। जब उनसे सवाल इसका जवाब तलब किया जाता है कि जनाब एज पर नोटिफिकेशन तो ये सारी रात खुलनी चाहिए थी, ये बेकरीज जो है इनको तो ये नहीं होना चाहिए, तो आपने इस तंदूर वाले को या बेकरी वाले को या किराना स्टोर को 5 बजे क्यों पकड़ लिया, 7 बजे तक का टाइम था, तो वो इसका जवाब देने के लिए कासिर होते हैं। तो स्मार्ट लॉकडाउन ये दरअसल जो मेरी जाती राय है वो ये है कि ये दरअसल हमारी गैर संजीदगी इसी की वजह से हुआ है। और यही अगर गैर संजीदगी, क्योंकि हमारे पास अब सिर्फ एक क्राउड की जगह रह गई है, बल्कि 2 क्राउड की जगह रह गई है। एक वो जहां जानवर बंधे हुए हैं और जहां इनको ज़िबा करना है, और दूसरा जहां से हमने इसे खरीदना है, और वहां पर किसी एसओपी पर किसी तरह का कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। सिर्फ मास्क पहना हुआ है, और उसके बाद फिर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई रश लगा है, जहां मर्जी बैठे, और जो व्यापारी है वो भी बगैर मास्क के फिर रहे हैं। और तो इसका जरा मैं इस पर बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी शौकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस सारे मामले को गौर से करीब से समझते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को रिपोर्ट करते हैं, उनको हमने दावत दी है। शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। कई दिहाइयों से आपका तजर्बा है सर, बड़े अरसे से आप इन चीज़ों को, लोकल गवर्नमेंट को, इंतज़ामिया को, इसकी बीट को रिपोर्ट कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि वाकई ये जो लॉकडाउन हुआ है ये हमारी अपनी ही गलतियों का खुमियाजा है। दरअसल हमने कहीं भी एसओपीज पर अमल दरामद ही नहीं किया है। जी मुर्तज़ा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो जो ताजर जो हैं वो बड़े ज़ोर शोर से एक तहरीक चला रहे थे जिसका नाम था हारन बजाओ और हुक्मरान जगाओ, लेकिन आज ऐसा हुआ है कि लॉकडाउन लगाओ और ताजर सुलाओ। तो ये ताजर जो हैं ये बिल्कुल पिसके रह गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ताजर हलवा खाना चाहते थे, दाल से भी महरूम हो गए हैं ऐसे ही। लेकिन इसमें अब एक फैक्टर ये आ जाता है कि अगर जो लाहौर की बात करें तो आज लाहौर में कोई कोरोना का
से मौत कोई नहीं हुई। मौत नहीं हुई, ये बड़ा पॉजिटिव। और दूसरा ये है कि जो केसेस हैं वो भी रोज़ बरोज़ कम होते जा रहे हैं, और ताजर ये समझते थे कि गवर्नमेंट उनको रिलीफ देगी। लेकिन चंद रोज़ पहले वाशिंगटन टाइम में एक आर्टिकल छपा जिसमें कहा गया कि अगर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये ईद उल अज़हा के मौके पर अगर जो लोगों को पाबंद कर लिया SOPs पर और उनको घरों तक डिटेन कर लिया, तो ये जो है कोरोना पर इस पर काबू पाए, पाकिस्तान बल्कि कामयाब हो जाएगा इससे निकलने में, कोरोना को शिकस्त देने में। तो ये गवर्नमेंट की ये बात ज़हन में बैठ गई थी। और दूसरी बात आपने की कि जो अब लोगों ने तफरीह मकामात भी बंद हैं, शॉपिंग आप कर कोई नहीं सकते। मवेशी मंडियाँ में आप जाएंगे, लेकिन मवेशी मंडियाँ में भी जो 24 घंटे खुली रहती थी वो अब कर दी गई हैं सुबह 6 बजे से लेके और शाम 7 बजे तक। और आज वहाँ से फौरी तौर पर तमाम लाइट्स और जनरेटर हटा दिए गए हैं, और ये कहा गया है कि सख्ती करें। और आज जो 12 बजे लॉकडाउन लगना था, पुलिस ने तो वो 6 बजे लगा दिया। पुलिस ने दुकानदारों को निकालना शुरू कर दिया। लाहौर आपकी बात ठीक है कि बिल्कुल जैम हो गया, हार रोड, मार रोड, शालमी, मिस्त्री शाह, अब तक वहाँ पर जो ट्रैफिक बदतरीन जैम है और जो ट्रैफिक वार्डन है वो बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे हैं। हर शख्स की ये ख्वाहिश है। मुर्सा मुझे एक बात समझ में नहीं आती, लोग कहते हैं हमारा कारोबार भी नहीं है, और फिर ये कहते हैं कि जी ये तो जानवरों की ईद होती है, कुर्बानी इसमें होती है, इसमें नए कपड़े की ज़रूरत नहीं है, इसमें जूतों की ज़रूरत नहीं है, इसमें ख़वातीन को चूड़ियों की ज़रूरत नहीं है, मेहंदी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से लोग निकले, इसमें तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी बजाय ठीक लगती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जो देखा जाए तो उसमें ड्रॉबैक अब ये मजदूर जो हैं वो बिल्कुल मतलब बेयारा मददगार होकर बैठ जाएंगे। अभी आप कल शालमी से गुजरना, वहाँ हू का आलम होगा, वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अलबत्ता ये जो किराना स्टोर वाले हैं जो कि 7 बजे दुकानें बंद कर देते थे, अब उनके लिए अच्छी खबर है कि वो 12 बजे तक अपनी दुकानें खोल सकेंगे। अच्छा, ये कन्फ्यूजन रही है कि दोपहर शायद सुबह 6 से लेकर दोपहर 12 बजे तक का कहा गया है, ये जरा क्लियर कर दीजिए। उन्होंने 2 कैटेगरी बनाई है। एक कैटेगरी है 24 घंटे वाली है। 24 घंटे वाली कैटेगरी, उसमें बेकरीज हैं, उसमें आटा चक्कीज हैं, उसमें जो मेडिकल स्टोर हैं, उसमें हॉस्पिटल्स हैं, उसमें स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स हैं, उसमें कॉलिंग शॉप है, कोरियर वाले जो काम करते हैं वो इसमें शामिल हैं। और जो दूसरे जो हैं जिनको इन्होंने कहा कि 18 घंटे वाली, उसमें इन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया 6 AM to 12 AM। तो उसकी उन्होंने ये बताया कि जो पहले ताजरों को भी समझ में है कि वो ये क्या कर रहे हैं, उसमें ये ग्रोसरी स्टोर हैं, उसमें जो बाकी चीज़ें हैं, उसमें मटन शॉप हैं, उसमें चिकन शॉप्स हैं, तंदूर हैं, बेकरीज हैं, उनको ये इसका मतलब है 18 घंटे की एक कैटेगरी होगी। ये तो अच्छी बात है कि लोग खाए पिएंगे। लेकिन मुर्सा इसमें बात ये भी है कि महंगाई इतनी हो चुकी है, अब ईद के ऊपर जो रोटी नान एसोसिएशन है उन्होंने 20 रुपए का नान बेचना है। हाँ। सादा रोटी जो है 10 रुपए की बिकनी है। तो हर घर में नित नए पकवान तो पकेंगे, लेकिन जब वो रोटी खरीदेंगे तो वो कहेंगे महंगाई ने। अब ताजर जो है वो उन्होंने कल ये कह रखा है कि वो इस पर हड़ताल की कॉल देंगे, वो धरना देंगे, वो बाहर रहेंगे, वो शटर उठाएंगे, वो चैलेंज कर रहे हैं गवर्नमेंट की रेट को। अब इसमें ताजर जो है वो भी गवर्नमेंट पर धड़ाधड़ तनकीद करना शुरू हो गए हैं। ताजर ये कह रहे हैं जी, जोरों शोर पे आके मीडिया में बयान दे रहे हैं कि ये गवर्नमेंट मकरूज हो गई है, हर बंदा जो है 1,60,000 रुपये का मकरूज हो गया है, मैशियत जो है वो 20 अरब रुपए की डूब गई है स्टॉक एक्सचेंज में। डॉक्टर साहब एक और चीज बताएं, ये जो नोटिफिकेशन आज हुआ है ये कल से ही खबर थी, आज के अखबारात में हमने इसको सुपर लीड के तौर पर भी देखा। ये कल से खबर चल रही थी कि लॉकडाउन का ऐलान कर लिया हुआ है, फैसला कर लिया हुआ है। ये कल से ही फैसला हुआ, ये इससे पहले दिनों से चल रहा था ये? जी, इन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था, लेकिन इसमें अब गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि पंजाब हुकूमत चाहती थी कि हम अपने पे ये बात ना लें। अब आपके सामने पार्क्स ऑलरेडी पहले बंद हैं, पार्क्स तो खुले थे, प्लेइंग एरिया जो बंद थे, उसके बाद जो शादी हाल पहले तलीमी इदारे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद पड़े थे। तो गवर्नमेंट ने, पंजाब हुकूमत ने 4 रोज़ कबल एक सिफारिशा तैयार करके पंजाब फेडरल गवर्नमेंट को भिजवाई थी। तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा टाइम लिया और उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर ये इंतहाई कह सकते हैं कि वैसे ये बड़ा एक सख्त इकदाम है, क्योंकि जो बड़ी ईद है वाकई एक मेगा इवेंट है उम्मत मुसलमान के लिए, और उसमें सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा भी अंजाम होता है। लेकिन इसमें उन्होंने इतना सख्त फैसला लिया और ये कहा गया था, जो हमें इतलात मिल रही थी, कि ये 3 दिन तक हो सकता है। अब उसमें अगर देखें, अगर जो हफ्ता इतवार तो वैसे ही लॉकडाउन था, उसके बाद एक दिन आया है पीर वाले दिन सुबह आज 1 बजे ये कह दिया गया कि लॉकडाउन लग रहा है रात 12 बजे, और उसके बाद ये मुसलसल 5 अगस्त तक, यानी कि बुध वाले दिन मतलब बिल्कुल 8 दिन बनते हैं। तो ये बिल्कुल सरगर्मियाँ बंद हो जाएंगी और लोगों को बंद हो जाएंगे लोग घरों में। लेकिन जब लोग घरों में बंद हो जाएंगे तो उनको ये कोई सरगर्मी नहीं रही। बच्चे वैसे ऑलरेडी मतलब बोर हो चुके हैं, उनको खेलने की कोई जगह नहीं है, वो बच्चों का वालिदैन का सर खा रहे हैं,
उनके जो होमवर्क मिला था वो मतलब अब कंप्लीट हो गया हुआ है, और वो कहाँ जाएं। नहीं, इसमें शौकत साहब दो चीजें। एक चीज तो मैं जाती तौर पर जितना मैं कोरोना को पहले दिन से रिपोर्ट कर रहा हूं, मैं फरवरी से रिपोर्ट कर रहा हूं, मेरी पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात होती है। जाती तौर पर मैं तो ये समझता हूं कि ये ठीक हुआ है, लॉकडाउन होना चाहिए था। लेकिन ये कि आप 3 दिन का या 4 दिन का, जिस तरह से पहले लॉकडाउन की जब बात की गई थी तो 3-4 दिन पहले बता दिया गया था कि फला दिन से जी लॉकडाउन स्टार्ट होना है, तो उससे पहले लोगों ने अपनी ग्रॉसरी करना, चीजें करने के लिए अपना राशन पानी इकट्ठा कर लिया था। अब भी अगर ऐसा किया जाता तो क्या जो आज हमने हाल देखा है लाहौर की सड़कों के ऊपर, मेन सिटीज के अंदर पंजाब में, ये और ना बढ़ जाता अगर 3-4 दिन का और टाइम दे दिया जाता कि जी जुम्मे वाले दिन से लॉकडाउन स्टार्ट है। मुर्तज़ा गवर्नमेंट जो है, एक तो ये है कि ये फौरी स्टेप लेती है, इसका कोई पता नहीं, बल्कि वो क्रिकेट में एक थीम यूज होती है, राइट आर्म बॉलिंग ओवर एनीवेयर। तो ये कहीं भी आ सकती है गवर्नमेंट, और इसमें कोई मतलब समझ नहीं लगती। अब आप देखें, इन्होंने कहा था, इन्होंने जो होटल्स मालकान है, रेस्टोरेंट, उनको ये नज़ीर सुनाई थी कि जैसे ही बकरा ईद मतलब गुजरेगी तो उनके ये कारोबार खोल दिए जाएंगे। लेकिन अब फिर ये कह दिया गया है कि हम जो है मुहर्रम हराम के बाद देखेंगे। अब ईद के 20 रोज के बाद मुहर्रम का जो है मुहर्रम का क्या करेंगे, वहां तो सारा क्राउड होना है। आप मुझे ये बताएं कि मुहर्रम के बाद ये तो सितंबर तक बात चलेगी, और इसी तरह ये लग रहा है अब जो जितनी बड़ी मार्केट है, शालमी है, रंग महल, मिस्त्री शाह, वो सारी वॉल सिटी में है। अब ये खुल भी जाएगा लॉकडाउन अगर जब 5 अगस्त वाला दिन, सॉरी, तो ये वहां पर जो फिर ये मार्केटें बंद होंगी, अभी पूरा बंद ही तकरीबन होता है, पूरा ये बंद होंगी। और उसके बाद अब तो ये लग रहा है कि ये हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेलन के बाद तक ये बात चली जाएगी। तो लोग जो हैं अब ताजर एहतजाज करते हैं तो गवर्नमेंट को वो बुरा लगता है। अब आप देखेंगे ये कह दिया गया कि मीडिया के ऊपर कोई जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है या कोई स्पोक्समैन है वो गवर्नमेंट की तरफ से जाके बयान नहीं दे सकता जब तक उसे मतलब कुछ सियासी शख्सियत दे सकती है। वीडियो क्लिप्स बना लेकिन वो वीडियो क्लिप्स अपने बना के जारी करते हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि वीडियो क्लिप किसके लिए हैं, क्या वो वीडियो क्लिप्स जो होता है वो मीडिया के लिए इन्फॉर्मेशन का नहीं होता? बिल्कुल। यही अगर जो मैं लोगों किसी के आगे करता हूँ तो कह देते हैं कि जी हमें बैन कर दिया गया है, तो ये तो मीडिया को मतलब रोकने के सवाल ना करे, बिल्कुल मीडिया सवाल ना करे। शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, हमेशा आप हमारे लिए रहनुमाई फरमाते हैं और इन्फॉर्मेटिव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद आज की इससे भी बड़ी खबर जिसका ताल्लुक कराची शहर से है, शहर कायद से है, रोशनियों के शहर से है, पानी का मालिक और समंदर के मालिक शहर से है, उसकी बात करते हैं, डूब गया आज। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। रोशनियों का शहर, शहर कायद, कराची, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को पालने वाला कमाऊ पूत कराची, वहाँ चंद मिलीमीटर बारिश हुई है और बारिश होते ही डूब गया है। इस लवारिस शहर में मुसलसल दूसरे रोज़ होने वाली मूसलाधार बारिश से कई इलाकों की सड़कें और गलियां ना सिर्फ तालाब का मंजर पेश करने लगी बल्कि मोटरसाइकिलें, गाड़ियां बंद हुई, कई कई फुट पानी में गाड़ियां तैरती रहीं, पत्तों की तरह तैरती रहीं, उलटती रही। लोगों को शदीद मुश्किलात नहीं हुई हैं बल्कि शदीद अजियत और कर्ब का सामना है, और अभी भी है। करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अभी सिर्फ आधे कराची में बारिश हुई है, यानी जिला वस्ती, शर्की और गरबी में, और मूसलाधार बारिश हुई है और इससे हर तरफ पानी पानी खड़ा हो गया है, और इंतजामिया इस सारी सूरत हाल से गायब है। सिंध हुकूमत मुकम्मल गायब है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है, हर साल ऐसे ही होता है। और मैं आपको याद दिलाऊं कि हमें जब महकमा मौसमियात ने बताया कि फलां दिन चंद दिनों के बाद पहला स्पेल आने वाला बारिश का, तो हमने बाकायदा प्रोग्राम किया, नालों की सूरत हाल बताई और ये खतरा जाहिर किया कि इस बार फिर कराची डूब जाएगा और फिर पिछले साल की तरह फिर हम रिपोर्ट कर रहे होंगे, और वही हुआ। शदीद मुश्किलात का सामना है। अपनी मदद आपके तहत घरों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं लोग। गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजमाबाद, हैदरी, आयशा मंजिल, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद और रंगी टाउन, और रंगी सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। न्यू कराची, सोराबगोट, कई इलाके तेज बारिश से डूब चुके हैं। इंतजामिया मुकम्मल गायब है। करंट लगने के वाकयात रिपोर्ट हुए। बल्दिया स्पार्को रोड पर करंट लगने के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। और रंगी का इलाका सिलाबी सूरत हाल पैदा कर रहा है। जो यहाँ के मनाजिर हैं वो देखे नहीं देखे जाते हैं। लोगों को घर से निकालने के लिए कश्तियों की मदद ली जा रही है। सूबाई वजीर जो है वो नासिर शाह, उन्होंने मौके पर इख्तियार किया कि नशेबी इलाकों में ऐसी सूरत हाल है, 1-2 घंटे में पानी निकल जाएगा। कल से पानी खड़ा है।
नॉर्थ नाजिमाबाद का काफी इलाका क्लियर है, हमारी सारी टीमें काम करने लगी हुई है, वो कह रहे हैं। हकीकत कुछ और है। हकीकत क्या है? आइए सारी सूरत हाल को जानते हैं कि ऐसा हर साल ही क्यों हो रहा है। इसके लिए बात करते हैं कराची शहर के नाज तज्जियाकार सीनियर सहाफी एंकर पर्सन फैसल अजीज साहब मेरे साथ मौजूद है। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप पैदा यहाँ हुए, इस कराची को बनते हुए देखा, तमाम सूरत हाल आपने देखी, यहाँ की गैंग वॉर देखी, यहाँ पर कत्लो गारतगरी देखी, वो खत्म होती देखी, बारिशें होती देखी। सर समझ के आया है ये क्यों होता है हर साल? देखिए गुलाम मुर्तजा असल में एक बहुत बड़े पैमाने पर मायूसी छाई हुई है कराची में कि कोई पूछने वाला नहीं है। सिंध हुकूमत का कोई रोल ग्राउंड के ऊपर नजर नहीं आता। जो लोकल गवर्नमेंट है वो कहती है मेरे पास वसाइल नहीं है, और ये वसाइल ना होने की बातें सुन सुन के कराची वाले थक चुके हैं। अच्छा, अब इस शहर को अगर हम लें तो ये छह अजला के अंदर है और कंटोनमेंट्स हैं यहाँ पर, और शहर का अंदाजा इस सूरत हाल से लगाया जा सकता है कि कोई भी अथॉरिटी ग्राउंड पर नहीं है। कोई भी अथॉरिटी, इतना सारा फुटेज हमने दिखाया है, कहीं पर कोई सरकारी मशीनरी नजर नहीं आ रही है। सिंध गवर्नमेंट जाहिर है कि उनको यहाँ से वोट नहीं मिलता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गाड़ियों पे दौरे करते जरूर मिनिस्टर नजर आते हैं, अच्छी बातें मीडिया पे बात करते नजर आते हैं, और ट्विटर्स के ऊपर उनके ट्वीट्स नजर आते हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर सिंध गवर्नमेंट नहीं है। वाटर बोर्ड जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है। बहुत बड़े बड़े इदारे सिंध गवर्नमेंट के पास है, जो लोकल गवर्नमेंट के होते थे वो उनके पास नहीं है। लेकिन फैसल भाई क्यों? यानी कि मैं उस चीज को समझने से कासिर हूं कि इसका पॉलिटिकली खुद सिंध हुकूमत को फायदा क्या है कि कराची डूबे? इसके पीछे बिहाइंड द सीन कहानी क्या है? उनको क्या फायदा है कि ये कराची डूबता रहे हर साल? देखिए, जिस इलाकों के अंदर आज बारिश हुई है वहां से तो शायद कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट ना मिला हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाहिर है कि अंदरूनी सिंध से वोट लेती है और सिंध के सबसे बड़े शहर के अंदर कराची में आके हुकूमत करती है, और ना सिर्फ हुकूमत करती है बल्कि जैसा चाहती है पिछले 12 साल से वैसा हो रहा है। इस शहर के अंदर जितने भी ऐलानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए हैं वो ऐलानात उस तरह से अमल दरामद नहीं देखे गए। अब पीपल्स पार्टी को यहाँ से सीटें मिलना ना मिलना, अंदरूनी सिंध के अंदर भी यही सूरत हाल है गवर्नेंस की, मैनेजमेंट की। असल में जो आम आदमी है वो बड़ा मायूस है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक दौर था, मुस्तफा कमाल साहब एक नाज़िम थे, वो एक मिसाल जहन में लोग रखते हैं कि यार मुस्तफा कमाल थे तो शहर में ये हुआ करता था, लोग नजर आते थे, मशीनें काम करती थी। अब वो सिनेरियो नहीं है। और एक और भी बात है, कंटोनमेंट के इदारे भी जो थे वो पहले शहर के अंदर नजर आते थे। अब कंटोनमेंट बोर्ड जो है, 6 कंटोनमेंट है कराची में, जी हाँ। और इस तरह से पानी निकाल, उसकी वजह ये कि जो लीडरशिप है वो नजर नहीं आ रही। गवर्नर साहब उस तरह से प्ले नहीं कर पाते। बहुत सारी चीजों का उन्हें तजर्बे का फुकदान है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से इदारों को बुलाना है, उनसे काम लेना है, उनके पास ये तजर्बा नहीं है। मुराद अली शाह साहब को हम सिवाय इसके कि इस बात के ऊपर कि आज कोरोना में कितने लोग जहां हो गए और हमने कितने टेस्ट कर लिए और वफाक ने ये नहीं किया था और हमने कर लिया, इसके अलावा मुराद अली शाह को आपने पिछले कई माह से देखा ही नहीं हुआ किसी मामले के ऊपर बात कर। सर ये कितनी 2-3 वजीर है, कैबिनेट तो वैसे सिंध की बहुत बड़ी, लेकिन 2-3 वजीर के सामने पे आते हैं, सर सामने आते हैं। आप नासिर हुसैन शाह साहब हैं, सईद गनी साहब हैं, मुर्तजा वहाब साहब हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस सारी गुफ्तगू का रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। शहर में जो सूरत हाल है उसको कवर करने का कोई ताल्लुक नहीं है। पानी खुद से कुछ इलाकों में उतर गया, लेकिन 1-1 फुट तक वहां कीचड़ है क्योंकि नाले का पानी शहर के अंदर आ गया, और वो नाले का पानी अब कैसे हटाया जाएगा? तो थोड़े से फोटो सेशन हमने मेयर साहब के देखे हैं, वसीम अख्तर साहब के कुछ इलाकों के अंदर, लेकिन मुर्तजा मैं आपको एक बात बताऊं सर कि नाले साफ करने के लिए इंटरनेशनल फंडिंग थी, नाले साफ होने थे, पैसे इस्तेमाल हो गए, नाले साफ नहीं हुए, और कोई हमें ग्राउंड के ऊपर इसमें मेरा ख्याल है बहुत बड़ी सिनेरियो ऐसा हो गया, बहुत बड़ी पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है कराची के हवाले से, जो 90% रेवेन्यू देता है सिंध को। फैसल भाई इसके दो हल है और उसका तज्जिया दिया जा रहा है। 2 हल क्या है? एक हल ये है कि भाई जब बारिशें होने लगे ना, पहले से ही फौज को तलब कर छोड़ा जाए कि जनाब हमारे बस की बात नहीं है, लिहाजा ये बारिशें जो है आपने फौज ने संभालनी है, और ये ट्रोलिंग हो रही है बाकायदा सोशल मीडिया पर। तो या फिर दूसरा तरीकाकार ये है कि मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब
इस बार एक बड़ा नोटिस ले लें और इसका सारा तिया पांचा ये सारी चीजें हैं जो है वो खंगाल के बाहर ले आए जाए। ये हल है सर? देखिए, फौज से जो पाकिस्तानी कौम की मोहब्बत है और एतमाद है, आखिर में यही होता है कि सैलाब आ जाए, कोई आफत आ जाए तो सिविल इदारे फारिग हो जाते हैं, पॉलिटिकल लोग, ब्यूरोक्रेसी फारिग हो जाती है, फौज आके संभालती है, इसलिए उससे प्यार, उससे मोहब्बत में इजाफा हो जाता है। लेकिन ये हल नहीं है, ये हल बारिशों का मामला कराची से शहर में फौज आके हल करेगी। सो मोटो एक्शन ले सकते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जैसे गुलजार अहमद साहब, वो कराची से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें चप्पे चप्पे का मालूम है कराची में क्या हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में मालूम है, उन्हें गवर्नेंस के बारे में मालूम है, ये सारी चीजें। दूसरा रास्ता जो है वो मुनासिब है, उसमें करप्शन सामने आ सकती है, उसमें मैनेजमेंट विद गवर्नेंस की चीजें सामने आ सकती है, इसमें हो सकता है। लेकिन मामला ये है कि कितनी अफसोसनाक बात है, दुनिया भर में किसी के घर में भी अगर कोई कमाऊ पोत होता है तो उसका ज्यादा ख्याल रखा जाता है, उसको ज्यादा पाला पोसा जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है। यहाँ बसों का नेटवर्क नहीं है, सूरज का सिस्टम नहीं है, गटर के सिस्टम ठीक नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं है, बिजली से लोग मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी, सिवाय सोशल मीडिया के ऊपर एक लड़ाई चल रही है, बयान चल रहे हैं और टीवी चैनल्स पर चल रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं गुलाम मुर्तजा, अगर कराची के अंदर सैलानी ना हो, छीपा ना हो, आलमगीर वेलफेयर ना हो, मेमन खिदमत फोरम ना हो, जेडीसी ना हो, ईडी ना हो, तो लोग बहुत बुरे हाल में होंगे। बहुत सही कह रहे हैं। ये इदारे जो एनजीओ जो है वो आपकी चीजें संभाल लेती हैं किसी हद तक। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई 100% एग्री विद यू, आई 100% एग्री। लेकिन मेरा एक सवाल है फैज साहब, पिछले दिनों हम कुछ जर्नलिस्ट बैठे हुए थे और हम इस फाइनल कंक्लूजन पर निकले कि जनाब कुछ भी हो जाए, लेकिन जब जीए भुट्टो का नारा लगता है ना, उसके बाद वोटर फिर एक से इंटैक्ट हो जाता है। कराची के अलावा सिंध से एक दफा फिर इंटैक्ट हो जाता है। सारी करप्शन, सारी सूरत हाल ग्राउंड के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल, कराची हर साल डूबता है। गर्मी आती है तो समंदर का मालिक, उसको पानी नहीं मिलता है, खुद समंदर का मालिक होने के उसको पानी नहीं मिलता है, बिजली नहीं मिलती है, सब कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं, फिर पीपल्स पार्टी जीत जाती है। ये क्या है? असल में दो अलग चीज है, गवर्नेंस अलग चीज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्यार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां ये अलग चीज है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तकरीर सुन के तो मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं 100%। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की तकरीर देखकर मुझे भी जोश आता है ना, अक़वाम मुत्तहिदा में पर्चे फाड़ के बिल्कुल और जो उन्होंने काम किया, यानी कि हम अगर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की परफॉर्मेंस को देखें तो जाहिर है कि हमारे जहन में आता है उनकी तकरीरों से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत को देखकर तो वोट क्या जान देने को तैयार है। यही फीलिंग जो है वो अंदरूनी सिंध के अंदर है कि लोग नहीं सोचते कि वोट देने के बाद होगा क्या उनके साथ। उनका जहन माइंड फिक्स्ड है कि भुट्टो ने जान दे दी, बीबी ने जान दे दी और उनके भाइयों ने जान दे दी, भुट्टो फैमिली हमारे लिए, वोट इनका। अब मामला ये कि पीछे आके मामला खड़ा होता है कि आ जाते हैं दीगर लोग, उनका लाइफ स्टाइल देखें, 5 साल पहले, 10 साल पहले, वजारतों से पहले उनकी गाड़ियां देखें, उनके कपड़े देखें, उनके स्टाइल देखें, उनके प्रॉपर्टी देखें। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भुट्टो के नाम पे वोट के बाद गवर्नेंस मैनेजमेंट इनके पास आती है, वो भुट्टो को बेसिकली सेल कर रहे हैं, भुट्टो जैसा काम नहीं कर रहे हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जो अहवाल थे उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, तो वहां पे आके गैप नजर आता है और ये जाहिर एक्सपोज नहीं हो रहा। अब देखते हैं इलेक्शन में क्या होता है। लेकिन आपकी बात सही है, जब बीबी की तकलीफ शुरू होती है तो लोग ये नहीं सोचते, वो समझते हैं ऐसे ही रह रहे हैं हम दुनिया के अंदर, सड़कें नहीं है कोई बात नहीं, अस्पताल नहीं है कोई बात नहीं, स्कूल नहीं है कोई बात नहीं, आफतें आ रही हैं कोई बात नहीं, कुत्ते के काटने से लोग मर रहे हैं कोई मतलब नहीं, एड्स से मर रहे हैं कोई मतलब नहीं, मच्छर के काटने से मर रहे हैं, सांप के काटने से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, कोई बात नहीं, वोट पीपल्स पार्टी का। लेकिन इसमें एक और मसला है जो मैं आपको कह रहा था कि इंटीरियर सिंध से वोट लेते हैं और आके कराची में बैठ जाते हैं और कई महीने तक जो है हमारे वज़रा अपने इलाकों में नहीं जाते, अपने इलाकों के अंदर जाते हैं तो उनको जो सुनना पड़ता है। लेकिन बहरहाल इसका कुछ फैसला होना चाहिए। इस फेडरेशन के अंदर 18वीं तरमीम में भी बहुत मसाइल खड़े किए हुए हैं जिसकी वजह से डेवोल्यूशन ऑफ पावर आता ही नहीं है, जो मेयर है उसके पास पावर नहीं है, नीचे जो बल्दियाती निजाम है जो खत्म होने वाला है उनके पास पावर नहीं है, उनके पास फंड्स नहीं है। तो ये 18वीं तरमीम से डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हुआ बल्कि पावर एक जगह पे रुक गया और वो पावर जहाँ रुक गया है वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल हो रहा है, जिससे बहुत मुसीबतें आ रही हैं। 26,000 इंडस्ट्रीज है कराची में, बहुत मुसीबत के अंदर है। सही बात है। ये केपीटी और बिन कासिम के अंदर जो कंटेनर्स में पानी आया है ना, वो $4 लाख का एक्सपोर्टर जी वो फुटेज देखने का है, वो रो रहे हैं, उन्होंने गोरों को चीजें बेचनी थी, वो रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, कोई पूछने वाला है ही नहीं, सुनने वाला नहीं है,
कोई चीज ही ओहो, नहीं कहीं पे, बिल्कुल एक लावारिस शेयर के तौर पे चल रहा है। ओहो, फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने स्केच खींच के मुझे बताया, बहुत सारी चीज़ों का अहाता आपने किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आप हमारे लिए वक्त निकालते सर, बहुत मशहूर है आपकी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद बिजली के शोबे के सर्कुलर डेट, गर्दशी कर्जों की आपको कहानी सुनाता हूं, आप खुद सर पकड़ के बैठ जाएंगे एक ब्रेक के बाद। बिजली के शोबे के गर्दशी कर्जे, ये ऐसी दास्तान है जो रुकते नहीं रुकती है, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी इसे बोतल में बंद करने में नाकाम हो गई है। और इसी के बायस गर्दशी कर्जों के जो घड़ियाल हैं उस पर रोजाना औसतन 1 अरब 47 करोड़ 83 लाख रुपए, और हर 1 घंटे बाद 6 करोड़ 16 लाख रुपए का तेज रफ्तार इजाफा हो रहा है। जुल्फिकार महतू साहब है जो दुनिया न्यूज के नुमाइंदा खुसूसी हैं, उन्होंने आज एक खबर छापी और उन्होंने लिखा कि वजारत खजाना, नेपरा और वजारत तवानाई की जो दस्तावेजात उनके पास आई, और उसके मुताबिक उन्होंने तहकीकात की जिसमें होशरुबा इंकशाफात हुए। 30 जून 2020 को खत्म होने वाली माली साल 2019-20 के दौरान पावर सेक्टर का मजमुई सर्कुलर डेट गुज़श्ता 1 साल में 532 अरब 24 करोड़ रुपए इजाफे से 2150 अरब 47 करोड़ की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। मालूम हुआ कि हुकूमत ने मई और जून 2020 के 2 महीनों में बिजली की तकसीमकार कंपनियों को डिफॉल्ट से बचाने के लिए 200 अरब रुपए का नया महंगा कर्जा कमर्शियल बैंकों से लिया। पाकिस्तान होल्डिंग कंपनी के खाते में कमर्शियल बैंकों से लिया गया कर्ज 200 अरब के इस नए इजाफे से 1000 अरब रुपए की नफसियाती हद अबूर करके 1003 अरब 26 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और इस खबर के मुताबिक हुकूमत ने IMF की शर्त के तहत 1003 अरब 26 करोड़ के इस कर्ज को बिजली के बिलों में मरहलावार शामिल करके सार्फिन से वसूली इसी साल अक्टूबर से शुरू करने का उसूली फैसला किया। यानी कि तैयार हो जाइए, अक्टूबर से आपके जो बढ़े हुए बहुत ज्यादा बिल हैं वो और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। खबर में यह भी बताया गया है कि वजारत तवानाई की दस्तावेजात के मुताबिक बिजली के शोबे के 2150 अरब 43 करोड़ के मजमूई गर्दशी कर्जों में से निजी पावर कंपनी और बिजली पैदा करने वाले सरकारी कंपनियों यानी जेनकोस के गर्दशी कर्जों में गुज़श्ता 1 साल के दौरान 335 अरब रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। और उसके तहत अब इनके मजमूई कर्जे 1147 अरब 17 करोड़ रुपए हो गए हैं, जबकि इन कंपनियों पर पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी, PSO और दीगर फ्यूल सप्लायर्स के 105 अरब रुपए वाजिबुल अदा है, जिनसे ये डिफॉल्ट कर चुकी हैं। ये जनाब सूरत हाल है। तो आइए जरा इस पर बात करते हैं। माहिर मुआशी और तवानाई अमूर डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। सर, बिजली के गर्दशी कर्जों में 1 साल में 532 अरब रुपए का इजाफा होता है, यानी गर्दशी कर्जों के घड़ियाल पर रोजाना औसतन 1 अरब 47 करोड़ 83 लाख रुपए, और हर घंटे के बाद 6 करोड़ 16 लाख रुपए का तेज तरीन इजाफा हो रहा है। सर, ये कितना खतरनाक है और इसके असरात मईशत पर कहां हो रहे हैं, होंगे? देखिए, पहली बात मुर्तज़ा साहब ये है कि दुनिया में आप किसी भी मुल्क की कोई माशी इमारत तामीर करने की कोशिश करें तो उसकी बुनियाद जो है वो आपका बिजली का सेक्टर है। सही। अब आपने 100 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, मईशत की 10 मंजिला बनानी है, उसकी जो बुनियाद है वो बिजली का सेक्टर होगा। अगर बिजली नहीं है या महंगी बिजली है तो आप अपनी मईशत की तरक्की को भूल सकते हैं। मुझे याद है कि अगस्त 2018 में जब PTI की हुकूमत आई थी, उस वक्त हमें पावर डिवीजन ने एक ब्रीफिंग दी थी और उन्होंने बताया था, अब मैं अगस्त 2018 की बात कर रहा हूँ, 1200 अरब का गर्दशी कर्जा उस वक्त एग्जिस्ट करता था। ठीक है। अभी कुछ ही हफ्ते पहले जो फिगर हमें बताई गई है वो है 2400 अरब की, यानी कि पिछले 2 सालों में डबल हो गया है हमारा गर्दशी कर्जा, 1200 अरब से पहुंच गया है 2400 अरब में। तो पहले तो सोचने की बात यह है कि हमें जो वजारत है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, वो बताया करती थी कि बड़ी सारी इस्लाहात आई हैं और बहुत चीज़ें उन्होंने कंट्रोल में कर ली हैं। हमने देखना ये है कि नतीजा क्या हुआ। नतीजा ये निकला कि 2 सालों में आपने 1200 अरब का गर्दशी कर्जा जो PMLN की हुकूमत छोड़ के गई थी उसको 2400 अरब कर दिया। ये हिसाब तकरीबन वही बन जाएगा जो आप बता रहे हैं कि तकरीबन 1.5 अरब रुपए का और रोजाना का इजाफी गर्दशी कर्जा।
अब सोचने की बात यह है कि गर्दिशी कर्जा असल में है क्या और ये हुकूमत के कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा। देखिए 3 बड़ी चीजें आती हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं कि 1200 का अरब कर्जा क्यों हो गया, 1.5 अरब का रोजाना का कर्जा क्यों इजाफी हो जाता है, इसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट है, जो सबसे बड़ा इसका हिस्सा है, वो बनता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। इसको अंग्रेजी में ये लॉसेस कह देते हैं, आसान जुबान में ये है चोरी। यानी कि तकरीबन 300 से 400 अरब रुपए की सालाना बिजली की चोरी हो रही है इस मुल्क के अंदर। ये पहली हुकूमत में भी होती थी, ये पीटीआई की हुकूमत के दौरान भी पिछले 2 साल से हो रही है। इस पे कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो ये जो चोरी है ये चली जाती है गर्दिशी कर्जे में जाके जमा हो जाती है। फिर है तो महंगी बिजली हम निजी बिजली घरों से खरीद रहे हैं, इसके ऊपर शायद पीटीआई के ऊपर इतना इल्जाम नहीं दिया जा सकता, बिकॉज ये महंगी बिजली के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये ज्यादातर जो हैं ये पीएमएल-एन की हुकूमत के दौरान साइन किए गए थे। मेरा तखमीना यह है कि तकरीबन 200 और 300 अरब रुपए की सालाना महंगी बिजली हम ले रहे हैं। तो सालाना महंगी बिजली आप इनसे ले ली और ये बन जाता है आपका सर्कुलर डेट में ऐड हो जाता है। फिर तीसरा इसका जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो ये है कि आपने अगर 100 यूनिट की बिलिंग की तो आपको सिर्फ 90 यूनिट की पेमेंट वापस आती है। 10 यूनिट जो हैं जो तकरीबन 100 अरब 150 अरब रुपया सालाना बन जाती है। ये तीनों को आप जमा कर लें तो वो फिगर आ जाती है जो आप बता रहे हैं कि हमारा गर्दिशी कर्जा पिछले 2 सालों में हो गया है डबल। अच्छा, अब ये बहुत ही खतरनाक बात है मुझे सर। जो एंग्रो की एक रिपोर्ट आई है वो कह रहे हैं कि अगले कुछ सालों में ये 4000 अरब पे पहुंच जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारी कोई 45,000 अरब की तो टोटल जीडीपी है इस मुल्क की, उसका 10% जो है वो हमारा सिर्फ गर्दिशी कर्जा खड़ा हो जाएगा। तो ये मईशत के लिए बहुत ही खतरनाक मामला है। मईशत की जैसे मैंने कहा कि बुनियाद पावर सेक्टर है और ये पावर सेक्टर का बम जो है ये मुर्तज़ा साहब किसी दिन फटेगा और बहुत जोर से फटेगा। और इसका खुमियाजा फिर अवाम को बिजली के बिलों की सूरत में पूरा करना पड़ता है सर। देखिए आप अपने घर का बिजली का बिल निकाल के देखिए 2 साल पहले वाला, जी सर, आपको तकरीबन 10.5 रुपए का, जिसमें टैक्सेस और सब कुछ शामिल है, तकरीबन 10.5 रुपए का 1 यूनिट मिलता था। ये पिछले 2 सालों में उसमें कम से कम 50 से 70% इजाफा हुआ है। आज वो आपको यूनिट जो है वो 15.5, 16, 17 रुपए तक का मिलता है। तो 50% तो आप समझ लीजिए कि इजाफा हो चुका है। ये खमियाजा आपको, मुझे और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को ही भरना पड़ेगा। ये जो चोरी का खमियाजा है, जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस हैं, जो महंगी बिजली ली जा रही है, ये सब आपको और मुझे देना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो इससे भी ज्यादा खतरनाक बात है, आप और मैं शायद घरेलू सार्फिन हैं, हम कहीं और बचत कर लेंगे और बिजली का बिल दे देंगे। जो हमारा सनती सारिफ है, जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, उसको अगर आप महंगी बिजली देते हैं तो वो अपनी मिल बंद करके बैठ जाएगा, बिकॉज उसको compete करना है इंडिया के साथ, उसको compete करना है बांग्लादेश के साथ, उसको compete करना है चाइना के साथ। तो जो सनती सारिफ है वो ये कहता है कि महंगी बिजली ना होने के बराबर है। अगर आपके पास महंगी बिजली है तो आप खुदाया मुझे ना ही दें, क्योंकि मैं महंगी बिजली इस्तेमाल करके दुनिया में किसी के साथ compete नहीं कर सकता, मैं रेट नहीं दे सकता। अच्छा, ये हम जी गर्दिशी कर्जाजात की बात कर ली हमने मुदल साहब। एक एलिमेंट इसमें सब्सिडी का है। जी। आपका कहना यह है कि हमने गर्दिशी कर्जा साल का तकरीबन 500-550 अरब रुपया बढ़ा दिया। इसमें अभी जो बजट के अंदर हम सब्सिडी देते हैं, जो आपके और मेरे टैक्स के पैसों से निकलती है, वो शामिल नहीं की गई। इसके अलावा जो नुकसान हमने गर्दिशी कर्जाजात में किया, इसके अलावा अगर आप पिछले 2 साल का जो बजट है, पीटीआई की हुकूमत के 2 साल के बजट, वो निकाल के देखें तो तकरीबन 350 अरब रुपए की सब्सिडी वापडा को दी गई है और तकरीबन 100 अरब की सब्सिडी के इलेक्ट्रिक को दी गई है। तो ये 400-450 अरब रुपए जो सब्सिडी की मद में हमारे बजट में दिखता है, ये उस गर्दिशी कर्जाजात के अलावा है। तो ये नुकसान बहुत बड़ा हम कर रहे हैं सर। ये महंगी बिजली प्रोड्यूस करना, इसको तो शायद रीनिगोशिएशन भी नहीं अब हो सकती किसी तरीके से। उसके लिए शायद गवर्नमेंट काम कर रही है, शायद इसके ऊपर थोड़ा काम हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन का जो फैक्टर है
वो तो हम ठीक कर ही नहीं पा सकते, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन को पूरी को चेंज करना पड़ेगा। फिर जनरेशन के जो लॉसेस हैं वो एक अलग से हैं। हल क्या है इसका, कैसे कम करेंगे गर्दिशी कर्जों को सर? देखिए, दुनिया भर में अगर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज आ रहे हैं 6 से 10%, तो हमारे ये 25% क्यों आ रहे हैं? जी हाँ, आपने बजा फरमाया कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज तो 6-7% पे होने चाहिए, यानी कि 50-100 अरब के तो नेचुरल हैं, लेकिन 300 से 400 अरब के जो हैं वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, तो हम अंग्रेजी में उनको खूबसूरत अल्फाज में कह देते हैं, ये असल में चोरी है। ये कुंडा जो जिसको हम कराची में कुंडा कहा जाता है, ये चोरी हो रही है, और ये चोरी होती है वापडा के मुलाजमीन, हुकूमत के अफसरान और जो चोर है, ये सब लोग मिल के, ये एक नेक्सस है जो चोरी करते हैं। तो इस चोरी के ऊपर पीटीआई की हुकूमत जो है वो कामयाब मुहिम कोई नहीं चला रही। अगर आप मैनिफेस्टो खोल के देखें, अगर मुझे याद सही हो तो तकरीबन आई थिंक पेज 31 जो है इलेक्शन मैनिफेस्टो जो मंशूर है पीटीआई का, उसमें उन्होंने 2018 में कहा था कि हम इस गर्दिशी कर्जे को खत्म कर देंगे। हमने आईएमएफ से एग्रीमेंट में कहा था कि दिसंबर 2020 में गर्दिशी कर्जा खत्म कर देंगे। कुछ नहीं हुआ, और खत्म करने की डबल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच सर। आप हमेशा हमारी रहनुमाई करते हैं, बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना गिरदो नवा का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।